मैं योगेश कुमार भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर से। आज हम 12th क्लास में अकाउंट का अध्ययन करेंगे। गैर व्यापारिक संस्थाएं। सबसे पहले बात है कि गैर व्यापारिक संस्थाएं होती क्या हैं। हमारा सबसे पहले महत्वपूर्ण टॉपिक है गैर व्यापारिक संस्थाएं कौन सी होती हैं। गैर व्यापारिक संस्थाएं वे होती हैं जहां व्यापार नहीं होता। व्यापार से मतलब क्रय विक्रय नहीं होता। गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं जहां व्यापार नहीं होता, जैसे लेकिन वहाँ आय व्यय आदि खर्चे होते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं में यानी कि ये कह सकते हैं हम कि गैर व्यापारिक संस्थाएं लाभ कमाना उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य सेवा भाव होता है, सार्वजनिक कार्यों में लगा रहना। और इसके आधार पर हम कह सकते हैं गैर व्यापारिक संस्थाएं कौन सी होती हैं। गुरुद्वारा गैर व्यापारिक संस्थाओं में आएगा। विद्यालय भी गैर व्यापारिक संस्थाओं में आता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, पेशेवर व्यक्ति जो होते हैं, पेशेवर व्यक्ति, वो सब गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धर्मशाला, क्लब, ये सब के सब गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। इनका लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता, बल्कि सार्वजनिक कार्य और समाज सेवा करना इनका कार्य होता है। और गैर व्यापारिक संस्थाओं में जिस प्रकार खाते बनाए जाते हैं उन्हें गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते कहते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं में जो हिसाब रखने की विधियां हैं वही गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते कहलाते हैं। अब गैर व्यापारिक संस्थाओं में खाते रखने के लिए या हिसाब किताब रखने का जो ढंग है वो कैसा है, किस तरह हम हिसाब किताब रख सकते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं में सबसे पहले रोकड़ बही रखी जाएगी। रोकड़ बही के द्वारा, इसमें गैर व्यापारिक संस्थाओं में जो व्यक्ति रोकड़ बही रखते हैं उस रोकड़ में क्या उन्हें प्राप्त हुआ, क्या उन्होंने भुगतान किया, कितना लेन देन उनके पास आया, उसका लेखा रोकड़ बही के माध्यम से वे रखते हैं। यानी कि एक माध्यम रोकड़ बही उनका है हिसाब रखने का प्रारंभिक लेखा। उसके बाद आता है सदस्यों के रजिस्टर, यानी कि जो ट्रस्ट बना है या समिति बनी है उसमें जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, उनका रजिस्टर रखा जाता है। कितने मेंबर हैं, कौन कौन सा मेंबर है, नियमित सदस्य कौन से हैं, उनका लेखा क्या है, उनसे लेखा के संबंधित सदस्य का रजिस्टर रखा जाता है और उसमें उस मेंबर से संबंधित सभी विवरण लिखा होता है। तीसरा होता है स्मरण बही। यदि संस्था में कोई लेन देन उधार हुआ है या तो उसे याद रखना तो बड़ा मुश्किल है, इसलिए उस रजिस्टर में उसका लेखा कर दिया जाता है। भुगतान प्राप्त होने पर उसे रोकड़ बही में कर दिया जाता है, तो उसका लेखा उस बही में से काट दिया जाता है। यानी कि जो लेखा उधार का है जिसका हम रोकड़ बही में लेखा नहीं कर सकते, उस लेखे को प्राप्त होने पर रोकड़ बही में लेखा कर लिया जाता है और जो स्मरण बही है उसमें से काट दिया जाता है। इसके बाद आता है स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर इसलिए बनाया जाता है कि जो संपत्तियां खरीदी गई हैं, यानी कि जो उन संस्थाओं में संपत्तियां आई हैं उनका भविष्य में हिसाब रखा जा सके, उन्हें देखा जा सके कि हमारे पास या हमारी संस्था में कितनी संपत्तियां आई, कोई उनका गमन ना कर सके। इसलिए रजिस्टर रखना जरूरी है स्थायी संपत्तियों का। और उन स्थायी संपत्तियों पर जब हम वार्षिक लेखा बनाते हैं तो उसी के आधार पर हम आराज लगाते हैं। इस रजिस्टर में खेलकूद, यानी कि स्पोर्ट्स है तो खेलकूद का सामान, विद्यालय है तो फर्नीचर, पंखे आदि का सामान, प्रतिभूतियाँ, विनियोग जो प्रतिभूतियाँ रखी हैं उनका लेखा जोखा रखा जाता है। इसके बाद आता है वेतन एवं मजदूरी का रजिस्टर। जो इन संस्थाओं में कार्य करते हैं, जो व्यक्ति काम करते हैं, उन व्यक्तियों के नाम लिखकर एक रजिस्टर बनाया जाता है और उस रजिस्टर में उनके संबंधित मजदूरी का, वेतन का पूर्ण विवरण लिखा जाता है और उस विवरण को लिखने के बाद जब भुगतान की जाती है मजदूरी या वेतन, उसी रजिस्टर पर उसके हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं।
तो ये वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए होता है, उन संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए होता है। तो एक गैर व्यापारिक संस्थाओं में हमें ये 5 रजिस्टर रखने होते हैं मुख्यतः: रोकड़ बही, सदस्यों के रजिस्टर, स्मरण बही, स्टॉक रजिस्टर और वेतन रजिस्टर, वेतन एवं मजदूरी रजिस्टर। ये सब रजिस्टर हम रखते हैं। इसके बाद गैर व्यापारिक संस्थाओं में या संगठनों की क्या विशेषताएं, गैर व्यापारिक संस्थाएं जो होती हैं उनमें क्या विशेषताएं होती हैं? पहली, इनकी स्थापना स्वेच्छा से होती है। स्वेच्छा से किसी विशेष समूह अथवा जनता की सेवाएं प्रदान करने के लिए की जाती है, यानी कि अपनी स्वेच्छा से होती है, यानी कि संगठन बना के जनता की सेवा की जाए, इसलिए इनकी नियुक्ति की, इनके स्थापना की जाती है, इन्हें बनाया जाता है। दूसरा, इनका संचालन धर्मार्थ, ट्रस्ट अथवा समिति द्वारा होता है, यानी कि धर्मार्थ यानी कि चंदे के द्वारा चलाई जाती है, धर्म के आधार पर चलाई जाती है, धार्मिक कार्यों के लिए चलाई जाती है। तीसरा, इनकी आय का मुख्य स्रोत दान, चंदा, विनियोग या सरकारी अनुदान से होता है, जो गवर्नमेंट अनुदान देती है, सरकार भी सहायता देती है, उसके द्वारा होता है। इनका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना नहीं, बल्कि समाज की सेवा करना होता है, समाज समर्पित होता है। इसमें लेखांकन रोकड़ पद्धति के आधार पर होता है। इसका जो लिखा रखा जाता है वो रोकड़ पद्धति के आधार पर रखा जाता है, रोकड़ बही के अनुसार रखा जाता है, रोकड़ बही में रखा जाता है। इसमें अतिरिक्त यानी कि सरप्लस, अगर आय ज़्यादा है तो सरप्लस, आय कम है, घाटा है तो डेफिशिएंसी यानी कि घाटा लिखाया जाता है। ये इसकी विशेषता है। और आय व्यय ज्ञात करने के लिए कि इस वर्ष आय ज़्यादा हुई या व्यय, उसके लिए आय व्यय खाता बनाया जाता है। इसके बाद इसमें सर्वप्रथम रोकड़ बही के बाद जो खाता बनाया जाता है उसे कहते हैं आगम शोधन खाता, यानी कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। इस रिसीव एंड पेमेंट में 2 भाग होते हैं। ये रोकड़ बही की तरह बनता है। इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष प्राप्ति और दूसरा पक्ष भुगतान। प्राप्ति पक्ष में जो हमें प्राप्त हुआ, चाहे वो चालू वर्ष का था, चाहे वो गत वर्ष का था और चाहे वो आगामी वर्ष का, प्राप्ति में डालेंगे। वो उसमें प्राप्ति पक्ष में लिखी जाएगी प्राप्तियां कि कितना हमें प्राप्त हुआ। और दूसरा पक्ष जो होता है वो होता है भुगतान, पेमेंट या शोधन। भुगतान पक्ष में हमने कितना भुगतान किया, चाहे वो चालू वर्ष का है, चाहे वो गत वर्ष का है, चाहे वो आगामी वर्ष का है, उसका लेखा हम भुगतान में करते हैं। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाते में हमें जो प्राप्त हुआ वो और जो भुगतान किया वो, उसका लेखा किया जाएगा। और इसके प्रारंभ में, यानी कि इसे बनाते हुए इसके प्रारंभ में कुछ बातें ध्यान में रखी जाती हैं, यानी कि इसे बनाने से पहले कुछ बातें ध्यान रखी जाती हैं। सबसे पहली बात क्या होती है कि इसमें सबसे ऊपर जो शीर्षक लिखना चाहिए और उसके बाद दूसरी पंक्ति में आगम शोधन खाते की अवधि लिखी जाती है। जैसे मैंने प्रारूप बनाया है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सबसे पहले उसका शीर्षक लिखा, उसके बाद उस वर्ष को लिखा, फॉर द ईयर एंडिंग, यानी कि किस वर्ष में ये बनाया जा रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें लिखी जाएंगी। इसमें सर्वप्रथम जैसे हम ये बनाते हैं रिसीप्ट्स, इसमें सर्वप्रथम हम लिखेंगे बैलेंस, पिछला शेष, रोकड़, पिछले जो हमारा आगम शोधन खाते में शेष था वो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। अगर रोकड़ है तो कैश, अगर बैंक है तो बैंक लिखेंगे, दोनों का बैलेंस दिखाया जाए। तीसरा, इसमें प्राप्ति पक्ष में समस्त प्राप्ति लिखी जाती है। मैंने आपको बताया था कि प्राप्ति चाहे वो इस वर्ष की है, चाहे गत वर्ष की है, चाहे आगामी, प्राप्ति यहाँ डाल दी है। जैसे इसमें प्राप्ति है टू एंट्रेंस फीस यानी कि प्रवेश शुल्क, टू डोनेशन दान, और टू सब्सक्रिप्शन यानी कि चंदा। ये सब प्राप्ति में डाल देते हैं। इसके अलावा भी हो सकता है, अखबार की बिक्री है वो भी प्राप्ति में है, फर्नीचर की बिक्री है वो भी प्राप्ति में है, या ये कहें कि संपत्ति या पूंजीगत या आयगत दोनों प्रकार के लेखे इसके अंतर्गत समाहित किए जाएंगे। इसमें अलग अलग नहीं छाटे जाते कि पूंजीगत अलग आयगत अलग, नहीं, इसमें सब समाहित किए हैं। केवल भुगतान और प्राप्ति, जो प्राप्त हुआ वो इधर डलेगा। अगर हमने भवन बेचा तो भवन बेचा भी इधर ही जाएगा प्राप्ति में।
समस्त संपत्तियां अगर बिक्री हुई तो वो इधर आएंगी। तो इसमें प्राप्ति एवं भुगतान खाते में समस्त प्राप्ति लिखी जाएगी प्राप्ति में, और समस्त भुगतान लिखे जाएंगे भुगतान में। अब भुगतान हम इधर लिखेंगे पेमेंट में। पेमेंट पक्ष में हम क्या लिखेंगे, जो जो हमारे खर्च हुए, जैसे सैलरी है, हमने वेतन दिया, कर्मचारियों को वेतन दिया, खर्चा हुआ, प्राप्ति है, भुगतान है, भुगतान डाला। इसके बाद बुक्स, जो भी हमारी किताबें, हमने किताबें खरीदी, पेमेंट हुआ, उसे भी हम यहाँ डालेंगे। प्रिंटिंग, छपाई व्यय, वो भी डालेंगे। पोस्टेज, डाक के जो व्यय हों वे डालेंगे। उसके बाद अंत में जो रोकड़ हमारे पास बच जाती है, मान लिया हमने फर्नीचर खरीदा भी इधर आएगा, भवन खरीदा वो भी इधर आएगा, विनियोग किया वो भी इधर आएगा, क्योंकि भुगतान में इसमें लिख सकते हैं हम, सब चीज़ इधर लिखेंगे भुगतान में, क्योंकि इसमें पूंजीगत और आयगत दोनों लिखी जाती हैं। इसके बाद जो हमारे पे शेष बचा, बाय बैलेंस CD, अंत में जो हमारे पे रोकड़ और बैंक है वो यहाँ डालेंगे, बाय बैलेंस CD, कैश और बैंक, और इसका टोटल कर देंगे, टोटल इक्वल हो जाएगा क्योंकि बैलेंस निकल चुके हैं। ये प्राप्ति एवं भुगतान खाता है। इस खाते में वास्तविक खाते वाले ही नियम लागू होते हैं। जो वास्तविक खाते में हम नियम लगाते हैं वही इसमें लागू होते हैं। जो दिया उसे ऋणी और जो प्राप्त हो उसे धनी, यानी कि वही नियम इसमें लागू होते हैं। हम इसे उदाहरण के द्वारा आपको समझा देते हैं कि कैसे कैसे होगा ये। मान लिया हमारे पे 2000 रुपये रोकड़ थी, 2000 रोकड़ हो गई, 18,000 रुपये हमारे पे बैंक था, 18,000 रुपये बैंक डाल दिया। इसके बाद 1,000 रुपये एंट्रेंस फीस आ गई, 2,000 रुपये हमारे पे दान आ गया, और 5,000 रुपये हमारे पे चंदा आ गया, सब्सक्रिप्शन। तो चंदा हमारा ये करंट वर्ष का है या चालू वर्ष का या आगामी का, वो सारा डल गया। इसके बाद हमने 200 रुपये वेतन दे दिया मान लिया, और बुक्स मान लिया हमने 5,000 की खरीद ली, प्रिंटिंग 2,000 की हो गई, ठीक है, 800 रुपये पोस्टेज हो गया। यानी कि हमारे ये खर्चे हमने डालने शुरू करे कि 5,000 हमारी बुक्स खरीदी, 2,000 रुपये की प्रिंटिंग होगी, 800 रुपये के पोस्टेज हो गए, और 200 रुपये हमारे सैलरी के हो गए। इसके बाद हमने कैश डाल दिया, वही 2,000 रुपये जो था हमारा, कैश हमने नहीं खर्च किया, और 18,000 रुपये हमारे पे बैंक रह गया मान लिया। तो देखिए इक्वल होता है क्या, ये दोनों इक्वल हो गए हमारे 28,000 पर। ये हमारा रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट हो गया। इसमें जो प्राप्ति थी इधर डाला, जो भुगतान था इधर डाला, और हमने देखा इक्वल हमारा हो गया। इसका टोटल कर देते हैं। ये प्राप्ति एवं भुगतान खाता है। अब प्राप्ति एवं भुगतान खाते के बाद हम आय व्यय खाता बनाएंगे। दूसरा खाता बनता है आय व्यय खाता, जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारे चालू वर्ष में कितनी आय हुई और कितना व्यय हुआ। इसमें हम केवल आयगत व्ययों का लेखा करते हैं, पूंजीगत व्ययों का लेखा नहीं किया जाएगा। इसमें जितने एक्सपेंडिचर हैं, यानी कि लाभ हानि खाते के आधार पर जैसे लाभ हानि खाता हम बनाते थे, उसी तरह इसमें भी एक्सपेंडिचर पहले डेबिट साइड में और इनकम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, दूसरे पक्ष में इनकम। एक साइड एक्सपेंडिचर, दूसरी साइड इनकम। इसमें इसे बनाने में, यानी कि इसमें आय व्यय, जो इस साल की आय है वो करंट वर्ष की, चालू वर्ष की ही आय और व्यय डलेंगे। इसमें गत वर्ष का या आगामी वर्ष का आय व्यय नहीं डलते, उन्हें निकाल लिया जाता है। इन खर्चों में अगर इन्वॉल्व है तो उनमें से निकाल लिया जाता है और चालू वर्ष के ही आय व्ययों को सम्मिलित किया जाएगा। इसमें आय अधिक है तो सरप्लस या ओवर इनकम, और अगर व्यय ज़्यादा है तो डेफिशिएंसी या ओवर एक्सपेंडिचर लिखा जाता है। इसे बनाने के नियम है, क्या नियम है? पहला, ये नाम मात्र का खाता होता है, नॉमिनी, क्योंकि इसमें खाते लाभ हानि की भांति होते हैं, खर्चों के ही खाते आते हैं। दूसरा, इसके प्रारंभ तथा अंत में रोकड़ शेष नहीं लिखते। जैसे हमने इसमें रोकड़ शेष लिखी, इसमें नहीं लिखते क्योंकि ये पूंजीगत है, आयगत व्यय लिखे जाते हैं, इसलिए रोकड़ शेष नहीं लिखते हैं। तीसरा, इसमें समस्त व्यय डेबिट किए जाते हैं, जितने खर्चे वे डेबिट में डाल देंगे। जैसे इसमें हमने खर्चे थे वे यहाँ डेबिट में डाल दिए, और समस्त आय क्रेडिट में डाली जाती हैं, जो आय है वे हमने क्रेडिट में डाल दी। ये इसका नियम।
इसमें अदत्त, पुरुदत्त, उपार्जित, अनुपार्जित इन्हें समावेश किया जाता है। यानी कि जो इस साल का बाकी है, देना बाकी है, या अग्रिम दे दिया, या मिलना बाकी है, या अग्रिम मिल गया, उन सबको समायोजित करते हैं, उन्हें भी लिखा जाता है। और इसके बाद आय और व्यय में से घटाकर जो बचता है उसको ही ओवर इनकम या ओवर एक्सपेंडिचर कहते हैं, यानी कि सरप्लस या डेफिशिएंसी। इसे भी हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। कैसे? मैंने ये उदाहरण जो आपको बताया इसी में हम डाल देते हैं। हमारा पहले वेतन था 200 रुपये, मान लीजिए इस साल का बाकी है 400 रुपये, आउटस्टैंडिंग 600 हो गया। इसी तरह प्रिंटिंग हमारी 2000 रुपये थी, 2000 डाल दी। पोस्टेज हमारा 800 था तो 800 डाल दिया। इधर एंट्रेंस फीस कितनी थी हमारी? 1000। भाई जो आगम शोधन खाते से बनाया जाता है, ये आगम शोधन खाते में जितनी अमाउंट है वो डालो। डोनेशन 2000 था तो 2000 ही डाल दिया। सब्सक्रिप्शन हमारा 5000 था तो 5 डाल दिया। अब मान लिया इसमें हमारा एक्रूड है, इस साल का बकाया है, तो वो इसमें जोड़ देंगे एक्रूड करके। मान लिया 100 रुपये एक्रूड है तो वो जोड़ के हमारा ये आ गया। अब इसमें से जिधर का टोटल ज़्यादा है वो कर लेते हैं। इधर का टोटल ज़्यादा है तो इसे लिख लेंगे, और इस टोटल में से आप ये घटा देंगे। ये जो बचा हमारा, ये ओवर इनकम या सरप्लस कहलाएगा। ओवर इनकम या सरप्लस कहलाएगा। तो ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर है। पहले हमने बनाया रिसीव्ड एंड पेमेंट्स, फिर हमने बनाया इनकम एक्सपेंडिचर। इसके बाद कुछ हमारी चिट्ठा बनाया जाएगा। चिट्ठे की आर्थिक स्थिति आ जाती है। चिट्ठा कैसे बनेगा? अब ये मैं जो है इसे क्लियर कर लेता हूँ। क्लीन करने के बाद देखता हूँ। अब चिट्ठा बनाते हैं। चिट्ठा बनाने के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी चाहिए, यानी कि कैपिटल चाहिए। ये काल्पनिक चिट्ठा है, यानी कि बैलेंस शीट ओपनिंग बना लेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट ये हमें 2020 का बनाया तो 2019 की बैलेंस शीट बनाएंगे। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अब इसमें ये काल्पनिक है, मैं केवल समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये क्या है कि इसमें हम जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए क्यों बनाते हैं हम ओपनिंग बैलेंस शीट? ताकि हमें पिछली पूंजी ज्ञात हो जाए। और पिछली पूंजी ज्ञात करने के लिए इसमें हम पिछले मद डालेंगे। जैसे हमारे पे पिछले साल बुक्स थी, बुक्स डाल दो। रोकड़ थी तो रोकड़ डाल दो। बैंक था तो बैंक डाल दो। बिल्डिंग थी तो बिल्डिंग डाल दो। जो हमारे पे उपलब्ध है वो डाल देंगे। और इधर मान लिया आदत व्यय है तो आउटस्टैंडिंग डाल दो। और उसके बाद जो शेष बचेगा वो कैपिटल कहलाएगी। ये कैपिटल निकालने के लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। इस बैलेंस शीट को बनाने के लिए हमारे पे कैपिटल फंड उपलब्ध हो जाएगा। मैं काल्पनिक मध्य कर देता हूँ। जैसे हमारे पे बुक्स थी पिछली बार 3000 रुपये की, कैश 1000 रुपये है, बैंक 18000 रुपये है, बिल्डिंग 5000 रुपये है। इन्हें जोड़ लीजिए। ये आ गया आपका 27000। मान लिया हमारा आदत व्यय था इसमें पिछली साल 300 रुपये। अब ये इसमें से लेस कर देंगे।
ये हमारा कैपिटल फंड हो गया, यानी कि इसके द्वारा हम ओपनिंग पूंजी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह कैपिटल ये बना के बैलेंस शीट ओपनिंग कैपिटल ज्ञात हो गया। अब ओपनिंग कैपिटल के लिए हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बना ली। अब हमें बैलेंस शीट बनानी है आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठे का मतलब है कि व्यापार की, यानी कि चाहे वो कोई भी हो, संस्था हो या कोई भी हो, उसकी सही स्थिति की जानकारी रखने के लिए या वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए जिस स्टेटमेंट को हम बनाते हैं वो आर्थिक चिट्ठा कहलाता है। यह आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठे में समस्त संपत्तियां, समस्त दायित्व, अदत्त, पूर्वदत्त, चाहे वो इस वर्ष के हों चाहे गत वर्ष के हों, वो स्थिति के अनुसार डाले जाएंगे। अब हमारी जो इसकी प्रारूप है वो भी ऐसा ही है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट बन जाएगी। बैलेंस शीट बनाने का तरीका वही है जैसे ऊपर था। अब जो इस साल की बैलेंस शीट है इसमें हमने वो पिछला कैपिटल फंड है उसमें हम सरप्लस जोड़ लेंगे, यानी कि कैपिटल फंड प्लस जो हमारा आय व्यय खाते में सरप्लस आया था वो जोड़ेंगे। उसके बाद इस साल के अदत्त होंगे जो वे डाल देंगे, जो इस साल के बचे हुए अदत्त व्यय हैं वे डाल देंगे। इधर हमारे पे जो संपत्ति हैं जैसे बुक्स है, कैश है, बैंक है, एक्रूड है, जो बचा हुआ लाभ, वो क्या नाम है, चंदा जो बचा हुआ था हमारा जो अभी प्राप्त नहीं हुआ वो एक्रूड करके, एक्रूड सब्सक्रिप्शन करके डाल देंगे हम। और इसके बाद हमारे पे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग डाल देंगे, मशीन है तो मशीन डाल देंगे। ये भी काल्पनिक है, काल्पनिक मध्य डाल रहा हूँ मैं। तो ये डालने के बाद दोनों तरफ का हमारा जो बैलेंस है वो इक्वल होना चाहिए, तभी हमारी बैलेंस शीट सही मानी जाती है। तो बैलेंस शीट हमारे जो व्यापार है उसकी सही स्थिति प्रदर्शित करती है, और यहाँ संस्था की भी सही स्थिति बैलेंस शीट पर आप प्रदान करती है। तो इसलिए बैलेंस शीट बनाने का तरीका वही है। अब हमने मान लिया कैपिटल फंड 26,700 मान लिया, 1,300 रुपये इसमें सरप्लस मान लिया, 28,000 हो गया, 1,000 रुपये आउटस्टैंडिंग हो गया, टोटल 29,000 रुपये हमने मान लिया। अब इधर बुक्स 1,000 रुपये की होगी, कैश 1,000 का हो गया, बैंक 18,000 का हो गया, और 1,000 का ये हो गया, और 8,000 की हमने बिल्डिंग मान ली। टोटल हमारा ये भी 29,000 हो गया। आप देखिए दोनों तरफा इक्वल हो जाएगा। अगर हमारी बैलेंस शीट इक्वल होती है तो हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अन्यथा हमारे स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। तो ये है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं में, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे उत्तरदान या लिगेसी दान। उत्तरदान, लिगेसी दान वो होता है जब कोई व्यक्ति अपनी वसीयत किसी संस्था के नाम लिख देता है। वसीयत लिखने के बाद उस व्यक्ति की संपत्ति बाद में उसकी हो जाती है, वो उत्तरदान में आएगी या लिगेसी में। तो ये भी इसका ही हिस्सा है। अगर ऐसी उत्तरदान या लिगेसी दान है तो लिगेसी दान हमारी एक प्रकार की संपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अभी वो हमारे नाम नहीं है, लेकिन हम उसे एक प्रकार का दायित्व फंड मान सकते हैं, वो प्राप्त होने वाला है, और उसे हम बैलेंस शीट में डालेंगे। इसके बाद आता है हमारा समर्पण निधि। वो आय है, स्वेच्छा से समर्पण किया है। आजीवन सदस्यता शुल्क, ये सबसे महत्वपूर्ण है पॉइंट। आजीवन सदस्यता शुल्क वो होता है कि जो व्यक्ति एक बार अपना हिस्से का चंदा दे देता है और फिर पूरी लाइफ उसका मेंबर बना रहता है संस्था। अब इसे हम आय तो मान नहीं सकते क्योंकि कई वर्षों की है, इसलिए ये पूंजीगत मानी जाएगी और बैलेंस शीट में लिखी जाएगी, बैलेंस शीट में लिखी जाएगी। तो ये सब चीज़ इन्वॉल्व होती हैं इसमें। इसके बाद लिगेसी दान, समर्पण निधि, उत्तरदान, ये हमारे गैर व्यापारिक संस्थाओं के आधार होते हैं। भविष्य में
कोई भी हमें आय प्राप्त होनी हो या सरकार से अनुदान आना है, अगर वो वार्षिक है या किसी फंड के वजह से है, बिल्डिंग मान लिया बिल्डिंग के लिए हमें कोई दान मिला तो वो बिल्डिंग फंड के लिए होगा, और उसे हम बिल्डिंग के लिए अलग दिखाएंगे लाइबिलिटी में फंड करके, उसे आय में नहीं जोड़ेंगे। अगर सरकारी अनुदान मिला वार्षिक के आधार पर तो वो हम सरकारी दान इसमें जोड़ेंगे आय में, क्योंकि वो वार्षिक है, आय के अंतर्गत आया है। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं। ये हमारे जो अकाउंट बनाने की प्रक्रिया है गैर व्यापारिक संस्था, उसमें ये महत्वपूर्ण तथ्य थे, महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिन्हें हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो एक गैर व्यापारिक संस्थाओं में किस प्रकार खाते बनाए जाते हैं, ये मैंने आपको अपनी तरफ से पूरा विस्तार से बताया। और इसके अलावा खातों की प्रक्रिया यही है, हम अपने संस्था के जैसे जैसे हिसाब किताब बढ़ते हैं उसमें जो भी आवश्यकता के अनुसार खाते बढ़ाए जा सकते हैं वे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुख्य खाते यही बनाए जाते हैं और इनका वर्णन मैंने आपको किया है। धन्यवाद।